हेलो दोस्तों, नमस्कार। पहल कोचिंग क्लासेज की यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में देखा था कि राजस्थान के दुर्गों के अंदर हमने देखा था कि कौटिल्य और शुक्र नीति द्वारा जो श्रेणियां बताई गई थी कि अलग अलग श्रेणियों में अलग अलग दुर्गों को रखा गया था। उसी श्रेणियों को ध्यान में रखते हुए हम आगे बात करते हैं और राजस्थान का एक दुर्ग लेते हैं। वो दुर्ग आता है आपका रणथंभौर दुर्ग। देखो, रणथंभौर दुर्ग है तो श्रेणियों के आधार के ऊपर हम बात करेंगे। ये रणथंभौर दुर्ग है कहाँ? सवाई माधोपुर में है। कहाँ है? सवाई माधोपुर। ये सवाई माधोपुर में आपका कौन सा दुर्ग है? रणथंभौर दुर्ग है, ठीक है ना। देखो, ये जो सवाई माधोपुर में है, इसके बाद में अगली बात करते हैं तो इसको कौन सी श्रेणी में रखा गया है? इसको हम एरण दुर्ग भी कहते हैं। कौन सा दुर्ग कहते हैं? एरण दुर्ग भी बोल सकते हैं, वन दुर्ग भी बोल सकते हैं, गिरि दुर्ग भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? एरण दुर्ग भी बोल सकते हैं, वन दुर्ग भी बोल सकते हैं और गिरि दुर्ग भी बोल सकते हैं। ध्यान में रखना, देखो इतिहासकारों में इस चीज़ का मतभेद है कि जो ये रणथंभौर दुर्ग है बनाया किसने था, लेकिन जो सर्वाधिक मान्य जो तथ्य है वो ये है कि इस दुर्ग का निर्माण, कौन से दुर्ग का? इस जो ये दुर्ग है आपका रणथंभौर, इस दुर्ग का निर्माण है वो निर्माण करवाया गया 994 ईस्वी में। 994 ईस्वी में रणथंबन देव ने, किसने? रणथंबन देव ने इस दुर्ग, जो रणथंभौर दुर्ग है, इस दुर्ग का क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। देखो, ये जो रणथंबन देव ने करवाया था, ये जो दुर्ग है आपका, आकृति इसकी है अंडाकार। इस दुर्ग की आकृति कैसी है? अंडाकार आकृति है, एक अंडे के जैसा है। यदि मैं बात कहूँ तो ये जो अंडाकार आकृति है, एक अंडे के जैसा क्या बना हुआ है? ये एक दुर्ग बना हुआ है। अब अंडे के जैसा ये दुर्ग आपका बना हुआ है, इस चीज़ को देखो थोड़ा सा विशेष ध्यान में रखना। अंडे के जैसा बना हुआ है, ठीक है ना, अंडाकार आकृति है, सवाई माधोपुर में है। एरण दुर्ग, वन दुर्ग या गिरि दुर्ग, यानी एरण दुर्ग के बारे में हमने पिछले वीडियो में ही बात की थी कि जो चारों ओर गहरी खाई हो, कांटे हो और पहाड़ी क्षेत्रों से घिरा हुआ है। गिरि का मतलब वन है, कंटीली झाड़ियों हो, जहाँ वनों से आच्छादित हो, सुरक्षित हो, ये दुर्ग इसी 3 श्रेणियों के अंतर्गत आता है। अब इसके बाद में यदि बात करते हैं तो जैसे ही हम रणथंभौर दुर्ग है, ये आप मान लेते हैं कि अंडाकार आकृति है। देखो, 2 पहाड़ियाँ हैं। कितनी हैं? 2 पहाड़ियों के मध्य 2 पहाड़ी हैं। एक का नाम तो है रण और एक का नाम है थंब। एक का नाम तो क्या है? रण, और एक का नाम क्या है? थंब पहाड़ी है। ध्यान में रखना, रण है ये जो ये दुर्ग बना हुआ आपका, एक अंडाकार आकृति में बना हुआ, इसके नीचे एक पहाड़ी और है, नीचे छोटी सी, वो कहलाता है रण। और ये जो दुर्ग बना हुआ है, ये कौन सी पहाड़ी पर बना हुआ है? जो ये दुर्ग बना हुआ है वो कौन सी पहाड़ी पर बना हुआ है? थंब नामक पहाड़ी पर बना हुआ है। ध्यान में रखना, तो पूछ सकता है एग्जामिनर की जो रणथंभौर दुर्ग है वो किस पहाड़ी पर बना हुआ है, तो आप कौन सी पहाड़ी बताओगे? थंब नामक। ये जो रण है, ये आपका रण है वो नीचे की एक दूसरी पहाड़ी है, ठीक है ना, इसका नाम है रण, और थंब है वो ये। इसके बाद में देखो, इसका नाम था, ये हो गया रणस्थंभपुर। क्या वो नाम हो गया था? रणस्थंभपुर हो गया था। रणस्थंभपुर से ही ये क्या कहलाया? रणथंभौर दुर्ग कहलाया। अब देखो, जो ये दुर्ग है, इस दुर्ग के अंदर जैसे ही आप प्रवेश करते हैं तो जो मुख्य दरवाजा है आपका, ये क्या है आपका? मुख्य दरवाजा। ये जो मुख्य दरवाजा है, इस मुख्य दरवाजे को कहा जाता है नौलखा दरवाजा। क्या कहा जाता है? नौलखा दरवाजा कहा जाता है। कौन से दरवाजे को कहा जाता है? जो ये आपका रणथंभौर दुर्ग है, इस दुर्ग के अंदर मुख्य जो दरवाजा है, इस दरवाजे को क्या कहा जाता है? नौलखा। ध्यान में रखना कि कभी कभी एग्जामों में आता रहता है कि रणथंभौर दुर्ग का जो मुख्य दरवाजा है वो किस नाम से जाना जाता है? नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है। बताते हैं कि इस जो दरवाजा है, इसके ऊपर एक लेख खुदा हुआ है। इस लेख के आधार पर इस दरवाजे का जो जीर्णोद्वार है, जीर्णोद्वार है, वो जीर्णोद्वार करवाया था जगत सिंह ने। किसने करवाया था? जगत सिंह ने। जैसे ही आप यानी कि इस दरवाजे, मुख्य दरवाजे के आगे चलते हैं तो दूसरा जो दरवाजा बना हुआ है ये कहलाता है आपका तोरण। क्या कहलाता है? तोरण कहलाता है। देखो, ये जो तोरण है, ये अलग अलग, इसके बारे में अलग अलग किंवदंतियाँ कही गई हैं। जो तोरण के बारे में कौन कौन सी कही गई हैं? जो चौहान वंश का शासन काल था, तो चौहान शासकों के काल में ये कहलाता था तोरण द्वार। क्या कहलाता था? चौहान शासकों के शासन काल में
शासन काल में ये क्या कहलाता था आपका, तोरण द्वार कहलाता था। चौहान शासकों के शासन काल में क्या कहलाया, ये तोरण द्वार कहलाया। उसके बाद में यदि बात करें तो मुस्लिम जो शासक हैं, उस मुस्लिम शासकों के जो शासन काल में यह आपका कहलाता था अंधेरी दरवाज़ा। क्या कहलाता था, अंधेरी दरवाज़ा। और जो जयपुर है, ठीक है, इस जयपुर शासकों के शासन काल में ये कहलाया त्रिपोलिया दरवाज़ा। क्या कहलाया, त्रिपोलिया दरवाज़ा। तो देखो अलग अलग शासकों के शासन काल में इस जो तोरण द्वार है इसका अलग अलग नाम से, जो चौहान शासक के शासन काल है यहाँ पर क्या कहलाता है, तोरण द्वार कहलाता है। मुस्लिम जो शासक के शासन काल में क्या कहलाया, अंधेरी दरवाज़ा कहलाया। और जयपुर जो शासकों के शासन काल में क्या कहलाता है, ये त्रिपोलिया। इसके अलावा यदि इसमें और भी हैं कई जो द्वार हैं, जिसको हाथी पोल है, जैसे आपका गणेश पोल है, सूरज पोल है, इस नामों से जाना जाता है। लेकिन जो मुख्य जो महत्वपूर्ण है ये दो ही हैं, ठीक है, ध्यान में रखना। तो नौलखा दरवाजा जिसका यानी मुख्य द्वार है, जिसका जीर्णोद्वार जगत सिंह ने करवाया था, ठीक है ना। और दूसरा कौन सा है, तोरण द्वार है, जो चौहान शासकों के शासनकाल में क्या कहलाया, तोरण द्वार कहलाया। मुस्लिम शासकों के शासनकाल में अंधेरी दरवाजा, और जयपुर शासकों के शासनकाल में क्या कहलाया, त्रिपोलिया दरवाजा के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में जैसे इसके बारे में आगे चलते हैं तो इस दुर्ग में एक है आपका हमीर देव की कचहरी। ये क्या है आपकी, हमीर देव की कचहरी। किस दरवाजे में है, इस दुर्ग के अंदर क्या है, हमीर देव की क्या है, कचहरी। इस हमीर देव की कचहरी के बाद में यदि आप इस दुर्ग में और देखते हैं तो एक है आपका त्रिनेत्र गणेश मंदिर। क्या है, त्रिनेत्र गणेश मंदिर। कहाँ है, रणथंभौर दुर्ग के अंदर क्या है, त्रिनेत्र गणेश मंदिर, ठीक है ना। और इसी के पास एक छतरी और बनी हुई है, ठीक है, जिसको कहते हैं 32 खंभों की छतरी। क्या कहते हैं, 32 खंभों की छतरी, ठीक है ना। 32 विशालकाय खंभे हैं इसलिए लगे हुए, इसलिए इसको 32 खंभों की छतरी कहा जाता है। 32 खंभों के साथ में इसको कहा जाता है जेतर सिंह की छतरी। क्या कहा जाता है, जेतर सिंह की छतरी भी कहा जाता है। इसको न्याय की छतरी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, न्याय की छतरी भी किसको कहा जाता है, जो ये 32 खंभों की छतरी है वो। यदि इसके बाद में और बात करते हैं तो एक और छतरी है ये यहाँ पर इस दुर्ग में, तो इसको कहा जाता है अधूरा सौपन। क्या कहा जाता है, अधूरा सौपन या अधूरी छतरी कहा जाता है। किसको कहा जाता है, ये जो दुर्ग है इस दुर्ग के अंदर ही एक और बनी हुई है। अब देखो ये अधूरा सौपन या अधूरी छतरी क्यों कहलाती है, क्योंकि जो हाड़ा रानी कर्मावती थी इसने इस छतरी को बनाना शुरू किया था, लेकिन उसकी मृत्यु हो जाती है, ये छतरी बन नहीं पाई थी, अधूरी रह गई थी, इसलिए क्या किस नाम से जानी गई, अधूरी छतरी के नाम से जानी गई है। इसको क्या कहा जाता है, आपका अधूरा जो सौपन भी इसको कहा जाता है। यहाँ पर यदि इस दुर्ग के अंदर एक और है तो एक दरगाह बनी हुई है। क्या बनी हुई है, दरगाह बनी हुई है। ये दरगाह बनी हुई है आपके पीर सदरुद्दीन की दरगाह है। किसकी दरगाह है, पीर सदरुद्दीन की दरगाह है। ये पीर जो सदरुद्दीन है इसकी दरगाह बनाने वाला था अलाउद्दीन खिलजी। जब यहाँ इसका प्रथम जो शाखा हुआ था रणथंभौर दुर्ग का, तो बनाने वाला कौन था, अलाउद्दीन खिलजी। इस अलाउद्दीन खिलजी ने इस पीर सदरुद्दीन की क्या बनाई थी, यहाँ पर दरगाह बनाई थी, ठीक है ना। यहाँ पर देखो एक वो है जोगी महल। क्या है, जोगी महल। ये कहाँ है, रणथंभौर दुर्ग में है। यहाँ पर और देखिए तो एक है आपका जोरा बोरा का महल। क्या है, जोरा बोरा का महल कहाँ है, इस दुर्ग के अंदर ही क्या है, जोरा और बोरा का महल। अब देखो बात करते हैं कि जो रण नीचे की एक पहाड़ी है थंब नामक, ये पहाड़ी पर जो ये आपका रणथंभौर दुर्ग बना हुआ है एक अंडाकार क्या है, आकृति के अंदर है। इसके बारे में यदि आगे चलते हैं तो इस दुर्ग पर जो सर्वप्रथम आक्रमण, इस दुर्ग पर सर्वप्रथम आक्रमण, ये सर्वप्रथम आक्रमण किया जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया गया था, कुतुबुद्दीन ऐबक। इस कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा क्या किया गया था, इस दुर्ग पर सर्वप्रथम आक्रमण किया गया था। उसके बाद में देखो यदि बात करते हैं तो 1291 और 1292 ईस्वी में, ठीक है, खिलजी वंश का था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी।
कौन था? जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी इस दुर्ग पर आक्रमण करता है, लेकिन आक्रमण में इस जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को क्या मिली थी? असफलता मिली थी। असफलता मिलने के कारण ये जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी है, ये कहते हुए वापस लौट गया था कि क्या कहा इसने? मैं ऐसे 100 किलों को मुस्लिम व्यक्ति के मूंछ या सिर के एक बाल के बराबर नहीं समझता हूं। मैं ऐसे 100 किलो को मुस्लिम व्यक्ति के मूंछ या सिर के एक बाल के बराबर नहीं समझता हूँ। किसने कहा? जलालुद्दीन खिलजी ने। इस क्या कब कहा? 1291-92 ईस्वी में कहा कि जब उसको यानी इस दुर्ग को क्या नहीं मिली, सफलता हासिल नहीं कर पाया, इसके ऊपर असफल हो गया था, तब जाते वक्त इसने ये कहा था। ये कभी कभी एग्जामों में आता रहता है, इस चीज़ को आपके ध्यान। अब देखो यदि एक और कथन कहा गया है अबुल फजल द्वारा। किसके द्वारा कहा गया है? अबुल फजल द्वारा कहा गया। तो अबुल फजल ने इस दुर्ग को, अबुल फजल ने इस दुर्ग, किसने कहा? अबुल फजल ने इस दुर्ग के बारे में देखकर कहा कि जैसे ये मान लो कि 7 छोटी बड़ी पहाड़ियों से घिरा हुआ है, और 7 छोटी बड़ी पहाड़ियों से घिरा होने के कारण ये दुर्ग है दूर से दिखाई नहीं देता, बल्कि यदि नज़दीक जाके देखा जाए तो ये दुर्ग क्या होता है? आपको दिखाई देता है। तब अबुल फजल ने इस दुर्ग के बारे में कहा था कि अन्य दुर्ग नंगे हैं, अन्य दुर्ग नंगे हैं, जबकि यह दुर्ग क्या है? आपका बख्तरबंद है। यह दुर्ग बख्तरबंद, इसीलिए देखो अन्य दुर्ग नंगे हैं जबकि यह दुर्ग क्या है? बख्तरबंद है। बख्तरबंद होने के कारण ही ये जो आपका रणथंभौर दुर्ग है, ये क्या कहलाता है? दुर्गाधिराज दुर्ग कहलाता है। क्या कहलाता है? दुर्गाधिराज दुर्ग कहलाता। कहने का मतलब है इस दुर्ग को जीतने के लिए शत्रु सेना में बहुत ही बड़ी क्या होनी चाहिए? हिम्मत या साहस होना चाहिए, तब जाके इस दुर्ग को जीता जा सकता है, अन्यथा इस दुर्ग को जीता नहीं जाएगा। इसके बारे में एक और कहा गया है कि हमीर की आन बान शान का प्रतीक, हमीर की आन बान शान का क्या माना जाता है? ये प्रतीक। वो कौन सा दुर्ग माना जाता है आपका? ये जो रणथंभौर दुर्ग है, इस रणथंभौर दुर्ग को हमीर की आन बान का क्या माना जाता है? प्रतीक भी माना जाता है। अब देखो बात करते हैं इस दुर्ग पर। जैसे प्रथम आक्रमण मैंने अभी बताया था आपको कि कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा क्या किया जाता है? प्रथम आक्रमण किया जाता है। और जब 1291-92 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी ये सफलता नहीं मिल पाती है, तो ये कहते वापस लौट गया था कि मैं इसे 100 किलो को मुस्लिम व्यक्ति के मूंछ या सिर के एक बाल के बराबर नहीं समझता हूँ। अब जैसे ही खिलजी वंश की बात करेंगे तो खिलजी वंश में जो जलालुद्दीन खिलजी के बाद में इसका दामाद या भतीजा आता है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी का एक सेनापति था। इसी सेनापति का नाम है, वो इसका नाम था मुहम्मद शाह। क्या था? इधर तो यदि देखें तो इस दुर्ग पर तो था आपका हमीर देव। कौन था? हमीर देव, जो इस दुर्ग का क्या था? शासक या राजा था, ठीक है ना। और इधर इसका मंगोल एक सेनापति था, नाम था उसका मुहम्मद शाह। ये जो मुहम्मद शाह था अलाउद्दीन खिलजी की सेना का सेनापति, मंगोल सेनापति था, ठीक है ना। ये प्रेम करता था, एक महिला थी, उसका नाम था चिमना या कामरू। इस चिमना या कामरू से जब प्रेम करता था, इस बात का जब पता अलाउद्दीन खिलजी को लग जाता है तो मुहम्मद शाह हमीर देव की शरण में आ जाता है। हमीर देव को दोस्तों, हमीर देव है अपने हट के लिए जाना जाता था, इसलिए इस दुर्ग के बारे में कहा गया दुर्गाधिराज दुर्ग इसको कहा। हमीर की आन बान शान का इस प्रतीक इस दुर्ग को कहा जा रहा है। और हमीर देव के बारे में एक किंवदंती भी कही गई है। तो किंवदंती ये थी हमीर देव के बारे में, देखो वे ये थी कि सिंह सुवन सतपुरुष वचन। क्या थी? सिंह सुवन सतपुरुष वचन, कदली फले न एक बार, कदली फले न
इकबार। तिरियातेल हमीरहट, तिरियातेल हमीरहट चढ़े न दूजी बार। ये राजस्थान पुलिस में पूछा गया था कि किस शासक के बारे में यह आपकी किंवदंती है वो कही गई है कि तिरियातेल हमीरहट चढ़े न दूजी बार। कहने का मतलब ये था कि हमीर अपनी हट के लिए जाना जा रहा है, ठीक है ना। तो देखो सिंह सुवन सतपुरुष, जिसने कहा कि जिस प्रकार शेरनी होती है एक ही शावक को क्या देती है, जन्म देती है। सतपुरुष वचन, जो व्यक्ति सज्जन व्यक्ति है एक बार बात कह देती है उस पर अटल रहते हैं। कदली फले न एक बार, कहने का मतलब है केले को वर्ष में फल है वो कितनी बार आता है, सिर्फ एक बार आता है। तिरिया, मनुष्य के जीवन काल में तेल है वो भी कितनी बार चढ़ाया जाता है, एक बार चढ़ता है जब शादी होती है, अन्यथा नहीं तेल कभी चढ़ पाता है, ठीक है ना। तो और हमीर हट चढ़े न दूजी बार, उसी तरह हमीर देव ने भी जो हट कर लिया उस हट पे हमीर देव कभी भी क्या नहीं होता है, बदलता नहीं है। नहीं बदलने के कारण ही जो ये दुर्ग है आपका, इसको हमीर की आन बान शान का क्या माना जा रहा है, प्रतीक भी माना जा रहा है, ठीक है ना। अब हमीर देव की ये इनको शरण, यानी जब अलाउद्दीन खिलजी पत्र लिखता है तो हमीर देव इसको वापिस पत्र के माध्यम से ये भेज देता है। तब यानी अलाउद्दीन खिलजी की शाही सेना इस दुर्ग के चारों ओर क्या करती है, अपना घेरा डाल लेती है। जब उनको पता लग गया था अलाउद्दीन खिलजी को कि किसी भी कारणवश मैं इस दुर्ग को जीत नहीं पाऊंगा, तब उसने विश्वासघात का सहारा लिया और इसके दो सेनापति थे, एक का नाम तो था रतिपाल और एक का नाम था रणमल। एक का नाम तो क्या था, रतिपाल, और एक का नाम क्या था आपका, इसका नाम था रणबल। इन दोनों को यहाँ दुर्ग का लालच दे दिया कि आपको दुर्ग का सेनाध्यक्ष या कुछ अन्य बनाया जाएगा। और लालच देके यहाँ जो तालाब था अंदर, ठीक है ना, इस तालाब के अंदर जो गौ की गाय की जो हड्डियाँ होती हैं उसका चूर्ण मिला दिया। जब इस बात का पता लग गया था हमीर देव को, और जब कोई भी अंतिम को चारा नहीं बच पाया था, तब राजपूत योद्धाओं द्वारा क्या किया जाता है, केसरिया और महिलाओं द्वारा क्या किया गया था, जोहर। ध्यान में रखना, जो आपका साका होता है, ये साका देखो दो तरीके से होता है, ठीक है। इसमें जो राजपूत योद्धा हैं वो क्या करते हैं, जब युद्ध भूमि में चले जाते हैं और केसरिया रंग का जो सापा पहनकर चले जाते हैं, उससे ये अनुमान लगा लिया जाता है कि उनके आने की जो संभावना होती है, वापस लौटने की, कहने का मतलब है युद्ध में न जीत पाने की जो संभावना होती है वो नाक के बराबर हो जाती है। ये नहीं कहेंगे नहीं, नाक के बराबर हो जाती है। तब केसरिया और महिलाओं द्वारा क्या किया जाता है, जोहर किया जाता है। देखो दोस्तों, जोहर है राजस्थान में दो तरीके से हुई हैं, एक तो हुआ था आपका जल जोहर और एक होता है आपका अग्नि जोहर हुआ था। और जो यहाँ रणथंभौर दुर्ग में जो होता है वो होता है आपका कौन सा, जल जोहर होता है। तो साका, अब देखो कभी केसरिया हो गया, जोहर नहीं हो पाया। जोहर पहले कभी नहीं होता था, पहले केसरिया होता था। यदि केसरिया हो गया और जोहर नहीं हुआ था तो वह कहलाता है आपका अर्ध शाका कहलाता है। वह क्या कहलाता है आपका, अर्ध शाका कहलाएगा, क्योंकि यदि केसरिया हो गया और जोहर नहीं हुआ तब अर्ध शाका कहलाएगा। यदि केसरिया हो गया और जोहर भी हो गया तो आपका क्या कहलाएगा, वो शाका कहलाएगा। अब देखो, ये जब बात आ गई 11 जुलाई 1301 ईस्वी को, डेट ध्यान में रखना, 11 जुलाई 1301 ईस्वी को हमीर देव की जो सेना द्वारा केसरिया किया गया। और हमीर देव की पत्नी थी, इस पत्नी का नाम था रंग देवी। क्या नाम था, रंग देवी। और इस हमीर देव की पुत्री थी, इस पुत्री का नाम था देवल दे। क्या नाम था, देवल दे द्वारा पदम तालाब में, कौन सा तालाब था, नाम ध्यान में रखना, पदम तालाब में क्या किया जाता है, जल जोहर किया जाता है। और 13 जुलाई 1301 ईस्वी को अलाउद्दीन खिलजी को इस दुर्ग पर क्या हो गया, अधिकार हो जाता है। ध्यान में रखना। तो जो 11 जुलाई 1301 को राजस्थान का प्रथम शाका, इसी दिन, किस दिन, ये 11 जुलाई 1301 ईस्वी को राजस्थान का प्रथम शाका भी है और राजस्थान का प्रथम क्या कहलाया, जल जोहर हुआ था। जो राजस्थान का प्रथम जल जोहर होता है, अग्नि जोहर 1303 ईस्वी में होता है चित्तौड़गढ़ दुर्ग के समय, ठीक है ना। तो ये था हमीर देव, और हमीर देव के बारे में हमने अभी पढ़ा जो रणथंभौर दुर्ग था। जो भी स्टूडेंट हैं नए जुड़ रहे हैं वो इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन उनको जरूर मिल सके। तो दोस्तों, अगले वीडियो में हम राजस्थान के अन्य दुर्गों के बारे में पढ़ेंगे। तब तक नमस्कार।